तो विद्यार्थी मित्रों, वार हमदर्द इस पाठ के लिए हमने शुरुआत की थी। वार हमदर्द पार्ट 1 में हमने करीबन काफ़ी हिस्से को पढ़ा। थोड़ी सी उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। लेखक घनश्याम अग्रवाल। अभी लेखक जो है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि लेखक पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। पता नहीं किसे जोश आया, गाड़ी से उनकी साइकिल टकरा गई, लेखक की टांग टूट गई। ये पहला एक पॉइंट हमें मिलता है। दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा था, जैसे लेखक की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप पर बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित चेहरे, अपरिचित, परिचित चेहरे खड़े थे। चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई थी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। एक्सीडेंट हो गया, पैर जो है आपका फ्रैक्चर हुआ। लेखक ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां व्यक्त किया हुआ है, सार्वजनिक अस्पताल। और सार्वजनिक अस्पताल, इस सार्वजनिक अस्पताल का और जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड। अभी प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल, इनमें क्या फर्क है? एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमें मिलता है। प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है, सार्वजनिक अस्पताल में सुविधाओं का अभाव होता है। प्राइवेट वार्ड में मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। अगला एक घटक हमने देखा था कि जैसे लेखक अस्पताल में इलाज करवा रहे थे अपनी टूटी टांग का, तो उनको मिलने के लिए लोग आने लगे। पहले तो ऐसे कुछ लोग आए कि जिन्होंने अपना कृतज्ञता चुकाई। वो मानो इंतजार में थे कि कब लेखक की टांग टूट जाए, कब अपना वो एहसान चुकाए। हमदर्दी जताने वालों से लेखक परेशान हो गए। एक दिन तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं आंख ही नहीं खोलूंगा। इत्तेफाक से ऑफिस के बड़े बाबू आए। सोया देखकर उन्होंने धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। और लेखक कहते हैं कि जब मैं नहीं उठा तो उन्होंने मेरी टूटी टांग के हिस्से को जोर से दबाया। जब दर्द मुझे हुआ तो मैं चीखते हुए जब आँख खोली तो कहने लगे, अब बताओ दर्द कैसा है? बाद में सोनाबाई के लड़कों ने तो कहर ही कर दिया। एक कुर्सी पर चढ़ने लगा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की लड़की जो दवा की शीशी लेकर कथक का डांस करने लगी, लड़का उनका लेखक की टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। लेखक भीतर से जब कांप गया, जब सोनाबाई कहने लगी कि बेटा कि मैं फिर आऊंगी, तब लेखक अंदर से कांपने लगे। चलो पार्ट 2 के बचे हुए हिस्से को हम स्पष्टीकरण देखते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता दिखाने की हद कर देते, विशेषकर वे जो रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते, जो रिश्तेदार होते वो दूसरे गांव से मिलने आते, वो तो हद ही कर देते। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। अस्पताल के कमरे के सामने आकर टैक्सी रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आती मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा, उल्टा। औंधा का मतलब क्या होता है? उल्टा। टैक्सी अचानक आई, कमरे के सामने रुकी। उसमें से एक आदमी आया, सीधा आया, लेखक के छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। कार वालों को कोसने लगा, कहने लगा, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ।
पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? अरे जो हुआ वो मुझे हुआ, लेकिन तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। मेरी छाती में मुंह अपना मानो उसने गाड़ दिया और रोता ही रहा। लेकिन लेखक मन में सोचने लगे कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया, क्योंकि जिससे वो मिलने आया था वह नहीं थे। मतलब लेखक कहते कि उसकी मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। प्रसंग देखिए बच्चों, टैक्सी आ गई, कमरे के सामने रुकी, सीधा आया, आओ देखा ना था, सीधा लेखक के छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा, रोने लगा, कार वालों को कोसने लगा, सत्यानाश हो जाए ऐसा कहने लगा। फिर थोड़ा रोना कम किया, मेरी छाती से उसने गर्दन हटाई, जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। लो, ऐसे भी कुछ लोग होते, पल भर में रोक के दिखा सकते, पल भर में हंस भी लेते। बच्चे कुछ लोग रोने में बड़े माहिर होते हैं, बिना कारण बेवजह से वो रोकर दिखा सकते। ऐसे एक शोक सभा चल रही थी बच्चों, शोक सभा, मरने के बाद किसी की याद में की गई एक सभा, दुख के कारण। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, माइक लगा हुआ था, एक एक व्यक्ति उठ रहा था, मरने वाले के बारे में कुछ बातें कर रहा था। लेखक जहां बैठे थे उनके पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सीधा उठ खड़ा हुआ, माइक के पास गया, माइक को बाहों में भर लिया और रोते रहा। फिर थोड़ा रोना बंद कर दिया, अपनी जेब से रुमाल निकाला, थोड़ी सी आंखें पोंछ ली, बैठे हुए लोगों की ओर नजर घुमाई, दृष्टि घुमाई, फिर रुमाल जेब में रखा, फिर दोबारा माइक बाहों में भर लिया और रोने लगा। जब ये रोने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, वो महाशय अपने जगह पर आ गए, लेखक के पड़ोस में बैठ गए और बैठने के बाद पूछने लगे कि भाई मरने वाले का नाम क्या था? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो यहां भी वो महाशय आ गए, उन्होंने छाती में मुंह गड़ा दिया, रोने लगे, आंखें मिलाई, एकदम चुप हो गए। फिर धीरे से हंसते हुए बोले, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। मतलब ये महाशय किसको देखने आए थे? गुप्ता जी को देखने आए थे, और किसको मिले? लेखक को मिले, और कुछ पल तक रोने का कार्यक्रम भी समाप्त किया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तब कहने लगे, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। है अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। मतलब मरीजों को ऐसी भी तकलीफ देने वाले लोग आते, ये लेखक को बताने का मकसद है। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, जैसे वो मेरे साथ रोए थे, मेरे छाती में अपना मुंह गड़ाकर जैसा रोए थे, जैसे बातें की थी, उसी प्रकार का रोना, उसी प्रकार की बातें जो पड़ोस में गुप्ता जी का कमरा था वहां से लेखक सुन रहे थे। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपने पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी नजदीकी मित्र, करीबी ने नजदीकी समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। मतलब उस महाशय ने मेरे साथ क्या किया, इसका गुस्सा मुझे नहीं आया। उन्होंने मुझे कितनी पीड़ा दी, उसका गुस्सा मुझे नहीं आया।
गुस्सा तो लेखक कह रहे कि पत्नी पर आया। अभी पत्नी का इसमें कुछ दोष नहीं। महाशय ने क्या किया होगा, गाड़ी छोड़ दी। किराया देगा कौन? पत्नी वहां पड़ोस में थी, उसे लगा कि मेरे पति को मिलने गए, मेरे पति के करीबी दोस्त है या शायद रिश्तेदार हो सकते। उन्होंने झट से अपने पर्स से पैसे निकाले, टैक्सी वाले को दे दी। ये बात जब पति को मतलब लेखक को समझ में आई तब उन्हें गुस्सा आया। बच्चों, प्रश्न आ सकता है, लेखक को अधिक गुस्सा अपने पत्नी पर आया क्योंकि उन्होंने आए हुए व्यक्ति को रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए। जब ये बात लेखक को पता चली तब उनको गुस्सा आया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी देखना नहीं चाहते। सूरत, चेहरा। हमारे शहर में कवि है जिनका नाम है श्री लपकानंद। लेखक कहते हमदर्दी जताने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी होते कि जिनकी हम सूरत देखना, चेहरा देखना पसंद नहीं करते, और ऐसे वक्त वो आते मजबूरन उनका चेहरा देखना पड़ता है, उनकी बेतुकी बेढंगी बातें हमें सुननी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों में से एक कवि है लेखक के शहर के, जिनका नाम है लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। उनकी जो कविताएं बेतुकी, जिसमें कोई तुक नहीं होती, ऐसी कविताएं सुनकर सारे लोग परेशान रहते हैं। मैं अक्सर का मतलब होता है हमेशा, उन्हें दूर से देखती भाग खड़ा होता हूं। लेकिन कहते श्री लपकानंद को मैं दूर से देखता हूं, शायद वो सामने से आ रहे तो मैं कहीं दाएं बाएं निकल जाता हूं, दूर से भाग खड़ा हो जाता हूं। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाने का मतलब होता है यहां समझाना, बताना, सुनाना। जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं वो बेतुकी ऐसी कविताएं सुनाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अभी जिस व्यक्ति की सूरत देखना वो पसंद नहीं करते, जिनकी कविताएं बेतुकी होती है, दूर से देखते तो भाग खड़े हो जाते। जब ऐसा व्यक्ति अस्पताल में आएगा तो मजबूरन उनका चेहरा देखना पड़ेगा, उनकी बेतुकी कविताएं सुननी पड़ेगी। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। कहां पहुंचे? अस्पताल में। आती कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। कहते अरे भाई, मैं तो बहुत दिन पहले आने की सोच रहा था लेकिन आ नहीं पाया। न आने का कारण उन्हें बताया कि पिछले 4-5 दिनों से मैं कवि सम्मेलनों में बहुत ही व्यस्त था। बड़ा व्यस्त था, एकाग्र था, फुर्सत ही नहीं थी मुझे। सच कहता हूं, कसम से, शपथ से, कसम मैंने शपथ, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। जो बेतुकी कविता सुनना उनकी पसंद नहीं करते, उन्होंने मौका देख के ही चौका लगा दिया। उन्हें लगा कि चलो ये अच्छा मौका है, और उन्होंने अपनी कविता सुनाना शुरू किया। कहने लगे, मुझे नींद कहाँ, और जब नींद नहीं आई तो रात को इसी संदर्भ में, इसी विषय में मैंने कविता बनाई। ये कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। ये कहकर उन्होंने अपने झोले में से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। कौन सी कविता है? असम की राजधानी है शिलांग। असम, उसकी कैपिटल राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। लेखक कहते कि डायरी निकाली और अपनी कविता वो सुनाने लगे। और कौन सी कविता? असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग।
मोटार वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता देखिए, पहली पंक्ति में ग, दूसरी पंक्ति में ग, तीसरी में ग, इसलिए वो कहते शिलांग टांग रॉन्ग। रॉन्ग मतलब गलत। तो असम की राजधानी शिलांग मेरे दोस्त की टूट गई है, टांग मोटार वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। अपनी डायरी निकाली और ये कविता उन्होंने सुना दी। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, मुंह से बात नहीं कर रहे, मेरी ओर देख रहे थे, और मानो कह रहे हो, उनकी आंखों के देखने के भाव से मुझे पता चल रहा है, मानो मुझे पूछ रहे हो, कहो कविता कैसे रही। और दूसरी आंख पूछ रही हो, किसकी आंख पूछ रही हो? श्री लपकानंद जी की। कविता उन्होंने सुनाई, मेरी ओर देख रहे, और मैं अनुमान लगा रहा हूं, अंदाज लगा रहा हूं, मानो उनकी एक आंख मुझे पूछ रही हो, कहो कविता कैसे रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। लेखक उनको देखती भाग जाते थे, उनकी कविता सुनना उन्हें पसंद नहीं था। अभी तो उन्हें लग रहा है कि मानो उनकी दूसरी आंख पूछ रही हो, अब भी मुझसे भागेगा, बोल बेटा। मैं जल्दी से चाय पिलाई उनको, और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनको मैंने विदा किया। मैंने जल में चाय बुलाई, उनको चाय पिलाई और कहने लगे, श्री लपकानंद जी, मैं आपकी कविताएं सुनूंगा, ये मेरा वादा रहा, और बड़ी मुश्किल से मैंने उनको अलविदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर वो जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित न हो। लेकिन कहते मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर, मेरे ऊपर इतनी कृपा करना, उस जगह तोड़ना मेरी टांग जहां उस जगह पर मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि ऐसी जगह मैं अस्पताल में रहूंगा और मुझे मिलने कोई नहीं आएगा, और मैं आराम से मेरी टांग का इलाज करवाऊंगा, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, जो हमदर्दी जताने वाले, सहानुभूति दिखाने वाले आते, इनके अंदर कोई दर्द नहीं होता है, वो दूसरों का दर्द समझते नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान, कभी मेरे जीवन में कभी दोबारा दुर्घटना होने की नौबत आती है तो ऐसी जगह दुर्घटना होनी चाहिए कि जहां मेरा कोई परिचित न हो, और ऐसे सहानुभूति दिखाने वालों से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी वो ईश्वर से जरूर प्रार्थना करेंगे। बच्चों, इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि अस्पताल में जाना मरीज को देखने के लिए ठीक है, ये हमारी मानवता, इंसानियत, ये हमारा कार्य है, सामाजिक कार्य है, लेकिन हमें ऐसे वक्त जाना चाहिए कि जिसके कारण मरीज को कोई परेशानी न हो। अस्पताल में जाते वक्त हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो वक्त दिया गया उसी वक्त में जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि शायद मरीज सोया है तो उसे सोने देना चाहिए। हो सके तो उनके बाहर बैठे हुए रिश्तेदारों से थोड़ी सी बातचीत करना चाहिए। हो सके तो उनके इलाज के लिए कुछ मदद कर सके तो वह करनी चाहिए। मतलब ये बातों का हमने ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज समाज में ऐसे कुछ लोग होते, इन बातों का ख्याल नहीं रखते, बस उनको मिलना, अपनी औपचारिकता को पूरा करना, ये उनका खाली मकसद होता है। बच्चों, ये वारे हमदर्द इस पार्ट का पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया। हम अभी जाएंगे अपने स्वाध्याय की ओर। जो कृतियां दी गई, ये कृतियां, इसके जवाबों की हम चर्चा करेंगे, और वो चर्चा तो शब्द संसार दिया है पहले। फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, एहसान,
कृतज्ञता, औंधा उल्टा, टांग अड़ाना बाधा डालना, कांप उठना भयभीत होना डर जाना। पढ़ाते वक्त हमने बहुत सारे शब्दार्थ देखे बच्चों। अब इस स्वाध्याय की ओर थोड़ी चर्चा करते हैं। संजाल, पहला संजाल है मरीजों से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। अभी जो पाठ के आधार पर हमें ये संजाल पूर्ण करना है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। इसमें पहला आता है कि औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। पहला क्या रहेगा? औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में होगा मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। संजाल 1 का नंबर 2 जवाब होगा बच्चों, मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। नंबर 3 में होगा अपनी फुर्सत से आते हैं। नंबर 3 के जवाब होगा अपनी फुर्सत से आते हैं। और नंबर 4 होगा केवल सूरत दिखाने आते हैं। नंबर 4 में होगा केवल सूरत दिखाने आते हैं। अभी बच्चों यहां दिया गया अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल। अभी प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल, ये तो हम दैनिक जीवन में सुनने वाले शब्द हैं। इसमें क्या होता है? प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है। क्या होती है? अच्छी सुविधाएं होती है। सार्वजनिक अस्पताल में क्या होता है? सुविधाओं का अभाव होता है। क्या होता है? सुविधाओं का अभाव होता है। चलो अगला है प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड। प्राइवेट वार्ड में क्या होता है? मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। और जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। ये फर्क, ये अंतर दोनों में दिखाई देता है। अच्छा, कृति क्रमांक 3 में देखिए। अभी कृति क्रमांक 3, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चे की शरारतें। बच्चों हमने पेज नंबर 11 पे देखा था। पेज नंबर 11 पे पहला पॉइंट हमें मिल रहा था, एक जो है कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा जो मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की लड़की, पहला जो है एक कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा जो है मेज पर चढ़ गया, तीसरा जो है सोनाबाई की लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। सोनाबाई की लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और नंबर 4, उनका लड़का टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। बच्चों मैं आपको बताऊं, देखिए एक जो है कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, और जो है मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इस तरह का ये हमारा संजाल कंप्लीट होता है। अभी हम देखेंगे संजाल नंबर 4। लेखक को अधिक गुस्सा अपने पत्नी पर आया। अभी क्यों पत्नी पर आया, उसका क्या कारण है? क्योंकि इसका कारण हमें लिखना है। क्या कारण है इसका? देखो इस पेज पर हम देखेंगे।
पत्नी पर अधिक गुस्सा आया, क्योंकि उस व्यक्ति को इस प्रकार रोते देख पत्नी ने उसे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए। ये बात जब लेखक ने सुनी तो उनको ज्यादा से ज्यादा अधिक गुस्सा आया। ये जो है ये इसका कारण है। अभी जवाब नंबर 2, लेखक कहते कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। क्यों ऐसा लग रहा है उन्हें? उन्हें लग रहा है क्योंकि ऐसी जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। तो उसका जवाब क्या रहेगा? उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह पर तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। शायद परिचित नहीं होंगे तो उन्हें तंग करने नहीं आएंगे, और परिचित होंगे तो तंग करने आएंगे। तो जवाब क्या होगा? उस जगह लेखक के परिचित होगे। जवाब सुनिए बच्चों, उस जगह लेखक के परिचित होगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करते रहेंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। अभी कृति क्रमांक 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। बच्चों उसको हम कहते हैं चिड़िया घर। क्या कहते हैं उसे? चिड़ियाघर। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है तो उसे हम कहते लंगर। क्या कहते हैं उसको? लंगर, या भंडारा भी कहते हैं उसे। क्या कहते? भंडारा। अभी शब्द हमें देखना है। शब्द बनाइए, उपसर्ग और प्रत्यय। अभी उपसर्ग शब्द के पहले लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के बाद लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। अभी दर्द, अभी दर्द इसको ऐसा शब्द लगाना है कि जो सार्थक शब्द बने पहले। तो दर्द, बेदर्द, दर्द। अभी प्रत्यय लगाना है उसे, ऐसा शब्द बनाना है कि जिसका भी सार्थक अर्थ निकले। तो दर्दनाक, नाक शब्द हमने लगाया, पहले बे लगाया, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, शब्द के बाद लगा तो उसे हम कहते प्रत्यय। निश्चित शब्द बनेगा अनिश्चित, अ लगाइए। शब्द के बाद निश्चित शब्द है तो अ शब्द के पहले अनिश्चित, और शब्द के बाद जो शब्द लगाना है उसे कहते प्रत्यय। अभी हम देखेंगे निश्चिंत ता, ये शब्द के बाद लगा हुआ है। निश्चिंत, तो ता शब्द हमने लगाया तो ये बन गया प्रत्यय। तो बच्चों ये हमारी सूचना के अनुसार कृतियां बन चुकी है। एक सोमत होता है अभिव्यक्ति। मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये प्रश्न है। अभी मरीज को मिलने जाना है तो हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, पाठ का मकसद ही ये है। तो पहली सावधानी थोड़ी चर्चा में करूंगा। सभी लोग कभी ना कभी मरीजों को मिलने अस्पताल तो जाना पड़ता ही और जाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां अवश्य हमें बरतनी चाहिए। नंबर 1, हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट न पहुंचे। बच्चों को तो बिल्कुल साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। मरीजों के पास ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए, जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह, मरीजों के सामने नकारात्मक बातें, नकारात्मक नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके अलावा हमने उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए।
डॉक्टर मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं। ऐसी जगह दूसरी दवाएं बताकर उन्हें हमने संभ्रम में नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमें उनको आर्थिक मदद कर सके तो करना चाहिए। ये सारी बातें हमने अस्पताल में जाते वक्त करनी चाहिए और ये सारी सावधानियां रखनी चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। पेज नंबर 13 पर जो एक कृतिया है, संजाल है, उसकी चर्चा हमने की। पाठ समझने के बाद ये कृतिया आप लिखोगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।